एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसका क्या मतलब है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, किसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो यही कि इसमें आपकी जनाब इन्फ्लेमेशन हो रही है पेरिकार्डियम की। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बंदा जो आपके पास प्रेजेंट करेगा वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, और हमारा जो एंजाइना वाला बंदा था वो भी तो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट किया था, तो हमें कैसे फर्क का पता चलेगा? ऐसा ही है कि नहीं है? और इसकी भी पेन वेरिएट करेगी लेफ्ट आर्म की तरफ और हमारे दूसरा जा की तरफ, ठीक है, शोल्डर की तरफ। तो इसको हम कैसे उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसकी पेन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप लीन फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, या उठ के बैठोगे तो पेन में फर्क आएगा, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अगर आप लेटोगे तो पेन वर्स हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये करेक्टरिस्टिक है कि जो आपकी एंजाइना होती है वो आप पोजीशन चेंज करो, वो उससे उस पे उसकी पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला बंदा जब आगे की तरफ थोड़ा सा झुकेगा तो उसकी पेन ठीक हो जाएगी, उसमें मतलब ठीक बिल्कुल नहीं ठीक होगी लेकिन उसमें बेहतरी आएगी। तो ये क्या है कि आपके पास बंदा कैसे प्रेजेंट किया, शार्प पेन के साथ, ठीक है, वो एग्रा। हाँ, एक और चीज, जब आप उस बंदे को सांस लेने का कहोगे तो उसकी जो पेन होगी वो मजीद क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। अब देखो, जब वो बंदा सांस लेगा तो आप अभी सांस लेके देखो, आपकी चेस्ट कैविटी थोड़ी सी बाहर निकलती है, और जब इंस्पायर करते हो तो देखो बाहर क्या होती है, आपकी पेरिकार्डियम है ना, तो पेरिकार्डियम मजीद उसके साथ लगेगी हमारी चेस्ट कैविटी के साथ, तो पेन ज्यादा होगी ना। तो वही, जब बंदा इंस्पायर करेगा तो उसकी पेन मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन जब वो बैठेगा, उठ के बैठेगा या थोड़ा सा आगे झुकेगा तो उसकी पेन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। देन और चीज, अब एक और पंगा है इसमें, जब आप उस बंदे की ईसीजी देखोगे ना तो उसमें भी आपको एसटी एलिवेशन मिल जाएंगे। नॉर्मली हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एसटी एलिवेशन मिल रही होती है ना, वो स्टेमी में, लेकिन इसमें भी आपको एसटी एलिवेशन मिल रही है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? उसमें हमें मिल रही थी स्पेसिफिक एरियाज में, लाइक कुछ लीड्स में मिल रही थी, कुछ में नहीं मिल रही थी। लेकिन इसका सीन ये है कि आपको हर लीड में एसटी एलिवेशन मिलेगी, ये बड़ी स्पेसिफिक चीज है। आप कैसे डिफरेंशिएट, तो इसमें आपको क्या मिलेगी, एसटी एलिवेशन मिलेगी ईसीजी पे। कहाँ पे? आपकी जो सारी होती है ना लीड्स, सब में आपको एसटी एलिवेशन मिलेगी, और साथ में आपका जो पीआर सेगमेंट है उसकी डिप्रेशन मिल जाएगी। और ये बड़ा स्पेसिफिक है कि आपको क्या है कि पीआर डिप्रेशन मिलेगी, एसटी एलिवेशन मिलेगी, कहाँ पे? सारी लीड्स में। अब ये देखो, सारी लीड्स में क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी पेरिकार्डियम ने सारे हर्ट को सराउंड किया हुआ है, सारे हर्ट में पंगा शंगा बना हुआ है, तो इस वजह से आपको जो सारी लीड्स हैं उनमें आपको एसटी एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन मिल जाएगी। देन दूसरी बात ये कि आप देखो, आपकी जो पेरिकार्डियम है ना वो जब लगेगी बाहर हमारी चेस्ट कैविटी के साथ, तो आप जब उस बंदे को आस्कल्टेट करोगे तो आपको एक फ्रिक्शन रब साउंड सुनाई देगा। फ्रिक्शन रब मींस के स्क्रैचिंग साउंड, स्क्रैचिंग साउंड मींस के आप दो पेजेस को अपने साथ इस तरह रगड़ो ना, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा, स्क्रैचिंग से साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या कहते होते हैं, फ्रिक्शन रब साउंड। तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? फ्रिक्शन रब साउंड सुनाई देता है। जो एमएलई कर रहे हैं, करना है जिन्होंने, उन्होंने याद रखना है कि ये ट्राईफेजिक होता है। ट्राईफेजिक का क्या मतलब होता है कि इसमें तीन फेज होंगे। तीन फेज कैसे होंगे कि जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त भी वो फ्रिक्शन रब वाला साउंड सुनाई देगा, जब आपका वेंटिकुलर सिस्टोली होगी उस वक्त भी आपको ये फ्रिक्शन रब वाला साउंड सुनाई देगा, और जब आपका वेंटिकल रिलैक्स करेगा तो उस वक्त भी आपको ये फ्रिक्शन रब वाला साउंड सुनाई देगा। तो इस वजह से हम कहते होते हैं ट्राईफेजिक। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके तीन फेज होते हैं। तो आपको क्या मिल गया? ट्राईफेजिक फ्रिक्शन रब मिल गई। ईसीजी चेंजेस हमने सारी देख ली इसमें। देन आगे और क्या कंप्लीकेशन आ सकती है? अब आपको पता है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं पेरिकार्डियल वेसल्स हैं जहां से ब्लड आना है, इधर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, इनकी परमियाबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इधर से क्या है कि फ्लूइड ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन में होता है ना ऐसा। तो अब देखो, ये फ्लूइड बाहर निकल के, आपको पता है आपकी जो पेरिकार्डियम होती है इसकी तीन लेयर्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम दो की बात करते हैं। एक आपकी विजरल पेरिकार्डियम होती है जो अंदर की तरफ होती है, एक आपकी पेराइटल पेरिकार्डियम होती है जो बाहर की तरफ होती है। अब क्या हुआ, इधर से फ्लूइड निकल के आपकी ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है उधर आ गया, ऐसा ही है। तो इसको हम कह देते हैं इफ्यूजन। इसको हमने क्या नेम दे दिया? इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है? किसी ऐसी कैविटी में फ्लूइड का आ जाना जिसमें उसको नहीं आना चाहिए था। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी जो पेरिकार्डियल ये स्पेस है, इधर फ्लूइड को नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? इफ्यूजन। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? पेरिकार्डियम में, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। गुड। तो इसको हमने नेम दे दिया कि बंदे को क्या हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है। तो खैर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इस बंदे में। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बंदे को ये प्रॉब्लम्स होगी। देन दूसरी एक और थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, इधर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपको ईएसआर वगैरह एलिवेटेड मिलेगा कि या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बंदे को फीवर होगा कि नहीं होगा? तो वो सारी चीजें भी आपको मिल सकती हैं। तो वो इधर उसने क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि ये चीजें इसके लिए स्पेसिफिक हैं। फीवर तो आपको वैसे भी हो सकता है, ईएसआर तो वैसे भी एलिवेटेड हो सकता है, तो इस वजह से उसने इधर नहीं लिखी हुई। अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। देन आगे चलते हैं।
अब देखो जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो तो उसके काजिज होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? इसके काजिज के लिए ना आप सिंपल सा फार्मूला याद रख लो, या तो वो इन्फ्लेमेशन होगी आइडियोपैथिक, मींस के हमें काज का पता ही नहीं है क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है। दूसरी किसकी वजह से हो सकती है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। आइडियोपैथिक का तो हमें पता नहीं है, इट मींस के इसको छोड़ो। देन सेकंड पे आ गई बैक्टीरिया से, तो ये जो आपकी पेरिकार्डाइटिस है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है? ये आपका कोई हर्ट को आके डायरेक्टली बैक्टीरिया हिट नहीं करता। आपको पता है इस तरह आपका जनाब लंग्स होते हैं, ठीक है, ये लंग्स होते हैं और ये दरमियान में आपका हार्ट पड़ा होता है। अब मैं क्या कहता हूं कि बंदे को हो गया जनाब नमोनिया, तो नमोनिया में आपको पता है कि इधर दूसरा हमारे लंग का इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन इधर पेरिकार्डियम में फैल सकता है कि नहीं फैल सकता? तो इसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, तो वो आपको हिस्ट्री में देगा कि बंदे को नमोनिया हुआ और देन वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया चेस्ट पेन के साथ, जो उसकी इंस्पायर करने पे वर्स हो रही है, और आगे जब वो झुक रहा है तो ठीक हो रही है, तो आपका डायरेक्टली किसकी तरफ जाना चाहिए? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाना चाहिए। इट मीन एक हमारे पास आ गया नमोनिया वाला बंदा। अब मैं कहता हूं बंदे को हो गया टीबी, लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इंफेक्शन हो गया, तो वो भी इसको पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन स्प्रेड करके करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? करवा सकता है ना। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, बंदे को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, तो हिस्ट्री में आपको टीबी भी वो दे सकता है। देन आ गया बैक्टीरिया का, हमने कर लिया। आपको पता है बैक्टीरिया के बाद कौन सी आ जाती हैं? वायरसेस आ जाती हैं। तो कौन सी वायरस करवा सकती है? इसमें आपकी आ जाती है कोक्साकी बी वायरस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी करवा सकती है, पेरिकार्डाइटिस करवा सकती है। देन थर्ड नंबर पे आपने चले जाना है कि कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई बंदे की, ठीक है, हमने ये इन्फेक्शन वाले तो सारी चीजें कर ली, हो सकता है बंदे की सर्जरी हुई हो, सर्जरी होने के दौरान कोई बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया हो, उसकी कोई कार्डियक सर्जरी हुई हो, कार्डियक सर्जरी के बाद आपके पास वो पेरिकार्डाइटिस वाले सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर गया हो, तो ये भी आपने देख लेना कि उसको कहीं सर्जरी तो नहीं हुई। देन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बंदे को कोई मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी मींस के उसको किसी चीज का कैंसर है, जब कैंसर होता है ना तो उस वक्त भी आपका अगर फॉर एग्जांपल वो कैंसर मेटास्टेसाइज करके इधर पेरिकार्डियम में आ जाए, तो कैंसर वाले सेल्स भी तो एबनॉर्मल सेल्स होती है ना। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपकी जनाब आपका आ गया कैंसर वाला सेल, तो इसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी या नहीं करेगी? डब्ल्यूबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी आते होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन करवा सकती है ना, तो वही अगर आपका कैंसर हो तो वो भी क्या करवा सकता है जनाब? इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। किसकी इन्फ्लेमेशन? आपकी पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। देन अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि उस बंदे का कोई चेस्ट में कैंसर था, उधर रेडिएशन थेरापी की है, तो जब आप बाहर से रेडिएशन दे रहे होते हो, वो क्यों दे रहे होते हो? क्योंकि उन्होंने जो सेल्स होते हैं उनको मार देना होता है, ठीक है, उनको क्या करना होता है? मार देना होता है। अब देखो अगर आपने चेस्ट में ही तो आपकी पेरिकार्डियम पड़ी है, अगर इसके सेल्स डैमेज हो गए ड्यूरिंग रेडिएशन, तो आपको पता है जब भी आपके बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं तो आपके उधर डब्ल्यूबीसीज आते हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो जब देखो डब्ल्यूबीसीज उधर आएंगे उसको हम क्या कह देते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो बंदे को क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी। तो वही थोरेसिक रेडियोथेरापी में भी ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। देन आ गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब देखो आपको पता है जब आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, बंदे को हार्ट अटैक होता है, तो उसके मायोकार्डियल सेल्स मर जाते होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? जब आपको पता है फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी आ गई एंडोकार्डियम, ये आ गई जनाब मायोकार्डियम, और ये आ गई आपकी पेरिकार्डियम। बंदे के इधर वाले सेल्स क्या हुए हैं? मर गए हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। तो अब देखो आपको पता है आपके डब्ल्यूबीसीज आएंगे इधर के नहीं आएंगे? डब्ल्यूबीसीज आएंगे ना। तो वो देखो डब्ल्यूबीसीज आपको पता है सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स इधर पहुंचते होते हैं, फर्स्ट टू थर्ड डे ऑफ एमआई में न्यूट्रोफिल्स इधर पहुंचते होते हैं, तो ये न्यूट्रोफिल्स इधर स्प्रेड कर सकते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं, तो ये आ गया। देन आपको पता है थर्ड टू सेवंथ डे में आपके इधर मैक्रोफेजेस आते होते हैं, तो वह मैक्रोफेजेस की वजह से भी क्या हो सकती है? इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आपको वो हिस्ट्री में क्या देगा कि मेरे पास बंदा आया है, एमआई के 7वें दिन आया है या चौथे दिन आया है और उसको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन है, तो आपका जेन किसकी तरफ जाना चाहिए? इसकी तरफ भी जाना चाहिए, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की तरफ भी जाना चाहिए। ये क्या हो रही है? विद इन डेज हो रही है, ऐसे ही एमआई के विद इन डेज। देन एक और हमने पेरिकार्डाइटिस पढ़ी थी जिसको हमने कहा था ड्रेसलर सिंड्रोम, और वो कब हो रही थी? उसमें आपके पास बंदा प्रेजेंट करेगा तकरीबन 1 मंथ के बाद, ऐसे ही है कि नहीं है? हमने पढ़ा ना कॉम्प्लिकेशंस में, उसमें आपके पास अब एमआई वाला बंदा, उसको एमआई हुआ था 1 मंथ के बाद आपके पास प्रेजेंट कर गया कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, जब मैं आगे होता हूं तो ठीक हो जाती है, जब मैं सांस लेता हूं तो तेज हो जाती है। तो आपका जेन किसकी तरफ जाना चाहिए? ड्रेसलर सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो गई है? पेरिकार्डाइटिस हो गई है। तो ये भी एमआई मायोकार्डियल इंफेक्शन भी क्या करवा सकती है? ये इन्फ्लेमेशन, पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम इसे कहते होते हैं। अच्छा जी, देन ये तो हमने देख ली, इन्फेक्शन देख ली या डिफरेंट टाइप ऑफ काजेज देख लिए। एक और हो सकता है कि आपकी डब्ल्यूबीसीज जो है वही पंगा कर दें, वो खुद ब खुद ही हमारी इस पेरिकार्डियम पे आके अटैक करना शुरू कर दें, तो वो भी तो इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं।
तो जब आपके WBCs अपने ही बंदों को मार रहे हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑटो इम्यून। तो ये देखो एक काज इन्फ्लेमेशन का क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून काज हो सकता है। ऑटो इम्यून कौन कौन सी है, उसमें आपकी सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस आ जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाती है, वही जो ऊपर हमने पढ़ा है रूमेटिक फीवर वाला, SLE आ जाती है इसमें। उसके बाद एक और चीज जो आपने इसमें मस्त याद रखनी है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब बंदे को रीनल फेलियर होता है, हमने रीनल वाले सेक्शन में पढ़ा था, तो बंदे को क्या हो जाता है, उसका जो ब्लड होता है उसमें काफी ज्यादा जनाब यूरीमिया हो जाता है। यूरीमिया मींस कि इधर नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह सारे ज्यादा हुए पड़े होते हैं हमारे ब्लड में। ऐसा ही है कि नहीं है, जिस बंदे की किडनी फेलियर होती है तो क्या होगा कि वो अगर वो ब्लड में ही आ रहे हैं ना, तो अगर वो ब्लड में आ रहे हैं, वो हमारी पेरिकार्डियम को इरिटेट करें तो इधर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उस बंदे को भी, रीनल फेलियर वाले बंदे को भी क्या हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। उधर हमने पढ़ा था यूरोपियन वाले निमोनिक में, ठीक है। तो उस बंदे को क्या हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। रीनल फेलियर वाले बंदे को आपको वो हिस्ट्री में देगा कि बंदे को जनाब रीनल फेलियर हुई और अब वो मेरे पास आया हुआ है चेस्ट पेन के साथ, तो आपका जेन किसकी तरफ जाना चाहिए, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये हमें पता चल गया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करवा रही थी। लेकिन इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को काजेस का दे दूं। जब भी इन्फ्लेमेशन आए तो उसमें कौन कौन सा काज हो सकता है, या तो आइडियोपैथिक, हमें पता ही नहीं, या बैक्टीरिया करवा सकती है, या वायरस कोई करवा सकती है, या फंगस कोई करवा सकती है, ठीक है, या क्या है कि उधर कोई डैमेज हुआ तो तब अपना WBCs आ गए, या फिर ये हमारा इधर आ गया कि ऑटो इम्यून हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब आ गया कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये आप लोग बताओ। इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देंगे, सिंपल सी, क्या दे देंगे, नो NS एड्स। NS एड्स में क्या आ जाती है आपके जनाब, क्या कहते हैं, आइबप्रोफिन आ जाती है, डिक्लोफिनेक सोडियम आ जाती है, आपकी इंडोमेथासिन आ जाती है, ठीक है, आपकी नेप्रोक्सन सोडियम आ जाती है। ये सारी ड्रग्स आपको जो अच्छी लगे वो उस बंदे को आपने दे देनी है। NSAIDs दे सकते हो। देन आ गया सेकंड पे आपकी कोलचिनीन, ठीक है, हाँ कोलकिनीन, कोलकिन। अच्छा ये जो भी है, इसका ये है कि ये हम सिर्फ इन्हीं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वाले बंदों को देते होते हैं। इसका हमें मैकेनिज्म का खास नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता है वो ये है कि ये WBCs को इनहिबिट करती होती है। तो ये बड़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वाले बंदों में। देन सेकंड आ गया कि आप और क्या दे सकते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आपके WBCs पागल हुए पड़े थे, ऐसा ही है कि नहीं है, WBCs आए हुए थे, तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को कहना है कि जनाब थोड़ा सा ठंडा हो, इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होती है ना, ये इम्यून सिस्टम को ठंडा करने के लिए बड़ी अच्छी ड्रग्स होती है। तो आप क्या दे सकते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, प्रेडनिसोन मींस के स्टीरॉइड्स दे सकते हो, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन वगैरह दे सकते हो। उसका ये जो फीवर वगैरह और ये इन्फ्लेमेशन उसकी सप्रेस हो जाएगी, WBC सप्रेस हो जाएंगे, और पेन उसकी जो है वो भी ग्लूकोकोर्टिकोइड से भी कुछ ठीक हो जाएगी, और बाकी जो बचती है वो NSAID से ठीक हो जाएगी। अच्छा आप देखो, अगर यूरीमिया वाला बंदा है तो आपने जब तक यूरीमिया नहीं ठीक करना, ये वाली ड्रग्स देते भी रहो तो उसको खास फर्क नहीं पड़ना। तो आपको उसकी क्या करनी पड़नी है, डायलिसिस करनी पड़नी है। डायलिसिस करके आप उसके ये जो अंदर आए हुए थे ना नाइट्रोजिनस वेस्ट, ब्लड में से निकाल दोगे। अब वो जो इरिटेशन कर रहेंगे नहीं करेंगे, और बंदे का कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये था जनाब हमारा क्या, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का टॉपिक, जिसमें पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो रही थी। काजेज हमने डिफरेंट देख लिया और हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे के उसको ठीक कर लिया। आगे